चलो आज की जो क्लास है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और मैथमेटिक्स के स्पेशल क्वेश्चंस है। स्पेशल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि ये वो क्वेश्चंस है जो किसी चैप्टर का पार्ट भी हो सकता है, किसी चैप्टर का पार्ट भी नहीं हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं अपन। मतलब कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ खास बातें होती है जिनके सिलेबस में रीजनिंग होती है, जिनके सिलेबस में मैथ होती है, उनके भी पॉसिबल है। तो एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले आज अपन, और आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो देखो क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन की जो डिमांड है एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन की वो काफ़ी ज़्यादा है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिन्होंने नोटिस किया होगा आपने, जिनमें रीजनिंग की सिलेबस होती है, मैथ की सिलेबस में होती है, उनमें भी सिलेबस में ये होता है। इसे स्पेशल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहते हैं, या अलग ही होते हैं यूँ समझो आप, जिनमें कोई ना कोई खास बात होती है। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले। ये क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, ये अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी सोच जो होती है वो अच्छी होती है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए आप। 0.01 से 0.1 कितने गुना बड़ा है? तो क्लियर बोला आपको 0.01 से 0.1 गुना कितना बड़ा है। तो 0.01 आपसे पहले बोला है। अब 0.01 का मतलब क्या होता है, देखो हर चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कंटिन्यू और प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे तो एक एक बात को अच्छे समझेंगे अपन। तो मैंने बोला आपके सामने 0.01 से 0.1 कितने गुना बड़ा है। तो 0.01 से 0.1 कितना बड़ा है, तो आपको बोला दशमलव कितने अंकों का आगे, यहाँ पर नोटिस करो आप 2 के आगे। तो जितने अंकों का दशमलव होता है उतनी जीरो नीचे लग जाती है। तो 0.01 को मैं लिख सकता हूँ आपके सामने 1/100, ठीक है, लिख सकते हैं। और आपको बोला 0.1, इसका मतलब होता है 1/10। अब आपसे बोला 0.01 से 0.1 कितने गुना बड़ा है, मतलब इससे ये कितने गुना बड़ा है, इससे कितना गुना बड़ा है। तो अगर मान लो सपोज करो, अगर बात करें मैं इसको ये लाना चाहिए, अगर मैं इसको 10 से गुना करूं, किससे गुणा करो बताओ, 10 से, तो ये सेम थिंग आ जाती है। देखो जैसे मैं इसको 10 से गुणा कर दूं तो बताओ 1/10 1/10 बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इससे ये कितना गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। तो 10 गुना ही हो रहा है इसका, ये कितना हो रहा है बताओ, इसका 10 गुना। तो हम कह सकते हैं कि 0.01 से 0.1 10 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा बताओ, 10 गुना, क्योंकि वैसे भी 1 पॉइंट का अंतर आ रहा है, वो 2 अंकों का दशमलव, ये 1 अंक का दशमलव है। तो वैसे 1 अंक आगे ज़्यादा है तो उसका मतलब 10 होता है, तो मतलब 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जो गणित की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो समझ में आ रही है। 248 का 4/9 कितना होगा? पूरी गणित में कॉमन बात है, पूरी रीजनिंग गणित जब भी पढ़ोगे आप तो मेरे समय से सुनोगे कि पूरी गणित और रीजनिंग में का मतलब गुणा होता है। भी पूरी गणित और रीजनिंग में जहाँ तक भी पढ़ेंगे आप, मेरे से जब तक पढ़ेंगे, मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि का मतलब गुणा होता है। तो जहाँ जहाँ आपको का दिखाई दे उसका मतलब गुणा होता है। तो 248 का मतलब गुणा, और ये 4/9 अपन ने लिख दिया आपके सामने। कट रहा हो तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा हो तो मत काटिए। तो 9 से काटने की कोशिश कर सकते हैं अपन, अगर कट रहा हो तो आई थिंक अगर कोशिश करें अपन 9 दूनी 18, नहीं कट रहा है ना, तो फिर देखो नहीं कट रहा हो तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। 4×8 32, हासिल कितना हो जाएगा 3, 4 चौक 16 और 3 कितना होगा 19, हासिल कितना होगा 1, 4 दूनी 8 रहे कितना होगा 9, तो 992। अब आप 9 का पाड़ा बोलिए, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, और 2 में भाग नहीं जाए तो भाग टूट की 0 लग जाती है बेस से। अब 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये लगभग आंसर आ जाएगा आपका 110.2। बिल्कुल सिंपल, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110.2। तो इससे सीखने वाली बेसिक बात यही है कि पूरी गणित और पूरी रीजनिंग में जहाँ भी का लिखा आ जाए तो का मतलब गुणा होता है। भी अंग्रेजी में लिखा आएगा ऑफ, अंग्रेजी में क्या लिखा आएगा ऑफ। अगर इंग्लिश मीडियम वाला पेपर दे रहे हैं आप तो अंग्रेजी में का की जगह ऑफ लिखा आता है, तो ऑफ का मतलब गुणा होता है। कभी भी पढ़ना आप चाहे रीजनिंग में पढ़ो चाहे मैथ में पढ़ो, दोनों कॉमन बातें हैं, है ना। दोनों में जहाँ भी का लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या करना है आपको, गुणा ही करना है, तो उसका मतलब गुणा होता है सिर्फ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अगर आपके पास रफ कॉपी तो साथ साथ लिखते जाइए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 बजे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर भी आएगी, है ना, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस ये सेंस ऑफ ह्यूमर क्वेश्चन है, जो बचपन में आपने पढ़ा वो थोड़ी सी गणित चेक कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। वर्गमूल में 7 है, भाग बटा 7 वर्गमूल 7 है। तो आप जानते हैं भाग का चिन्ह कैसे लगाते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। ये वर्गमूल में 7 अपन ने लिखा आपके सामने, बटे 7 गुणा वर्गमूल में 7 है। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ा थोड़ी, बस आपका दिमाग चेक करने के लिए है। आप जानते हैं वर्गमूल में 7 है, वर्गमूल में 7 है, तो ये आपस में कटना ही है, स्वाभाविक सी बात है ना। जब कटना ही है तो ये क्या बच गया आपका 1/7। आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल है कि बचपन में 10 तक जो अपन ने पढ़ा है वो यूजेबल आ रहा है ना, काम आ रहा है। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका 1/7, बिल्कुल सिंपल है। तो 1/7 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन लॉजिकल थिंग्स है, और जो खास बातें हैं जो किसी भी एग्जाम में आती है जिनका मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं होता, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली नोटिस करते जाओ और देखते जाओ आराम से, बिल्कुल सिंपल बात है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सोने के ऊपर क्वेश्चन है भैया, है ना। शुद्ध सोना होता है ना, वो 24 कैरेट होता है भैया। कुछ शुद्ध सोना जो मिलता है ना मार्केट में, वो 24 कैरेट होता है। तो अपन जब भी कहते हैं 24 कैरेट का सोना लिए, तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। इसने क्लियर बोला है, देखो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, उसको शुद्ध सोना मानते हैं भी। क्या मानते हैं उसे? शुद्ध, एकदम परफेक्ट 100% शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का। और इसने बोला 18 कैरेट का सोना 3/4 स्वर्ण है। और सही बात है, 18 कैरेट का क्या है? 3/4 है, क्योंकि 24 का अगर आप 3/4 निकालोगे तो 18 आएगा, है ना। 5 6 24 6 18 18 आएगा। और अगर देखो यूँ बोला 20 कैरेट का सोना 5/6, और सही बात है 5/6 है 20 कैरेट का, क्योंकि अगर 24 का 5/6 निकालोगे तो 20 ही आएगा, है ना। कहने का मतलब ये 20 कैरेट का सोना अगर आपको खरीदना है तो 5/6 सोना आता है उसमें। अगर आप 18 कैरेट का सोना खरीदते हो तो उसमें 3/4 सोना आता है। और 24 कैरेट का तो शुद्ध मानते भी। 24 कैरेट क्या मानते हैं बताओ? शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, 100% शुद्ध सोना होता है वो। ठीक, 24 कैरेट सोना बोलते हैं, जब भी बोलते हैं 24 कैरेट सोना ये होता है। अब आपसे बोला गया है तब 18 कैरेट सोने का 20 कैरेट सोने के साथ क्या अनुपात होगा? देखो क्वेश्चन क्या बोला आपसे, देखो तब 18 कैरेट सोने का 20 कैरेट सोने के साथ क्या अनुपात होगा? तो आपसे बोला 18 कैरेट सोने का 20 कैरेट सोने के साथ क्या अनुपात होगा, ये आपसे बोला। ठीक है, अनुपात आपसे पूछा गया है, देखो गौर से देखिए आप। एक तो 18 कैरेट सोने का, 18 कैरेट में सोना कितना होता है? 3/4 सोना होता है। कितना सोना होता है भाई? 3/4। और 20 कैरेट में सोना कितना होता है बताओगे? 5/6। इन दोनों में अनुपात आपसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं 3/4 अनुपात 5/6, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप चाहो तो लस ले सकते हैं। लस की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लस ले ली, लस कितना आ जाएगा आपका 12। लस का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। लसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें नीचे दी गई दोनों संख्याओं का, तीनों संख्या जितनी भी दे रखी है उनका भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो 12 वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 4 का भाग भी जाएगा और 6 का भाग भी जाएगा भी। अगर इससे छोटी लेता मैं 6 तो 6 में 4 का नहीं जाता फिर, और 24 लेता तो ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने 12 लिया है। क्या लिया बताओ? 12। इसको गौर से देखिए, तो जब 4 का भाग हम 12 में दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 3 को 3 से गुणा कितना आ रहा है आपका? 9। और 6 का दे रहे 2 बार जा रहा है, 2 को 5 से गुणा कितना आ रहा है? 10। तो ये आ गया आपका 9:10। लासा से कोई मतलब नहीं होता है, लासा अपन ने लिया। तो आप कह सकते हैं कि अगर इन दोनों में अनुपात निकालते हैं अपना 18 कैरेट सोना और 20 कैरेट सोने में, तो इनके अंदर जो अनुपात आएगा भैया वो 9:10 का अनुपात आएगा। क्या अनुपात आएगा बताओ? 9:10 का अनुपात रहेगा। उसने क्लियर संख्या दे रखी है भी, हाँ ना। उसने खुद बोला कि 18 कैरेट सोने में 3/4 सोना है, 20 कैरेट सोने में 5/6 सोना है। तो इससे एक नॉलेजेबल बात भी समझ में आ गई आपके, है ना। तो ये तो क्वेश्चन तो हुआ ही सही, कह रहा अपन ने क्वेश्चन तो किया ही सही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ एक बात और समझ में आई कि 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है ना। अब उसमें अगर हम कमी करते जाएं तो इसका मतलब वो यूँ नहीं कि सोना नहीं है, सोना है भी है। अगर किसी सुनार ने आपको 18 कैरेट सोना बेटा है तो उसी कीमत में आपसे लेना पड़ेगा उसको, भले दूसरा सुनार लेने से मना कर दे भले, लेकिन जिससे आप परमानेंट ले रहे हो। तो अगर 18 कैरेट सोना भी आपको बेचा है और उसमें मिलावट भी है तो बताओ उसी कीमत, आज की कीमत में लेगा कि नहीं लेगा? आपसे लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि उसका बिल है आपके पास, है ना। और दूसरा भले सुनार आपसे मना कर सकता है, लेकिन जिससे आपने लिया है वो आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकता भैया, क्योंकि 18 कैरेट सोना लिया हो, 20 कैरेट लिया, लेकिन लिया तो उससे मिलावट जो भी हुआ सब वहाँ से हुआ है। कई बार लेते हैं ना सोना, है ना, दो मतलब कई बार अपन देखो लेते हैं, ये टूट जब बिल्कुल बारीक होता है टूट जाता है या कोई कमी, तो मिलावट होने की वजह से ऐसा होता है भी। सोना कभी टूटता थोड़ी ऐसे होता है, मिलावट ज़्यादा हो जाती है ना, उसकी वजह से ऐसा करते हैं। और मैक्सिमम चांसेज ये होते हैं कि देखो मिलावट होती है। और तो अगर ये कब पता चलता है? जब हम किसी और से खरीदे किसी और को बेचने जाए, किसी और से खरीदे किसी और को बेचने जाए, तब ऐसा पता चलेगा आपको, नहीं तब तक तो पता चलेगा ही नहीं कि वास्तव में सोने में मिलावट है। फिर वो कहेगा कि भाई इसमें है कुछ दिक्कत। सही बात है। तो इस प्रकार से तो ये हो गया 24 कैरेट सोने के बारे में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज देखो आप। लैंग्वेज बहुत प्यारी है कि 12 मीटर के कपड़े, ये कपड़ा है, 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाए जाने पर कपड़े के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। 12 मीटर का कपड़ा है मेरे पास, है ना। आर्यू बोल रहा है कितनी बार कैंची लगाऊं। ये टोटल 12 मीटर का कपड़ा है मेरे पास, कंप्लीट 12 मीटर का कपड़ा है। अब इसको काटना है मुझे 12 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? अब कितनी बार कैंची लगानी पड़ेगी मुझे, है ना। तो ये पूछा आपसे। तो देखो 12 मीटर का कपड़ा है
अब 12 टुकड़े करने हैं मुझे, कितने टुकड़े करने हैं 12, और कैंची लगानी पड़ेगी मतलब काटना पड़ेगा। तो कैंची लगाने का मतलब जानते हो कि जैसे मैं यहाँ एक पहली कैंची लगाऊंगा तो एक टुकड़ा निकल के सामने आ जाएगा 1 मीटर का, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एक कैंची लगाऊंगा जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा और सामने आ जाएगा, है ना। अब टोटल 12 मीटर ही तो हटाना है मुझे, क्योंकि पूरा 12 मीटर का है मेरे पास, ये जो पूरी कंप्लीट जो है मेरे पास ये 12 मीटर का है। पूरा जो लाइन है वो कितने मीटर की? 12 मीटर की। जैसे आप कैंची देखो, आप लगाते जाओ कैंची, जैसे मैं कैंची लगाता जा रहा हूँ, ये कैंची लगाना मानो, तो कैंची लगा रहे देखो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी कैंची लगा दी बताओ? है ना 9, देखो 3 3 6 9 बार कैंची लगा दी। अब 9 बार कैंची में कितने टुकड़े हो गए देखो आप, 9 बार कैंची लगाने में कितने टुकड़े हुए? 3 3 6 9 टुकड़े हो गए, है ना। जैसे आप 10वीं कैंची लगाओगे 10वीं बार तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आप 11वीं कैंची लगाओगे 11 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। 11, जैसे 12वीं कैंची लगाओगे, है ना, तो अगला टुकड़ा अपना आप हो जाएगा। तो कितनी बार कैंची लगानी पड़ेगी आपको? 12 बार या 11 बार? कितनी बार? 11 बार। एक बार कम लगानी पड़ेगी कैंची आपको, एक बार क्या होनी पड़े बताओ? कम। तो जितनी बार कपड़ा कटता है उससे एक बार कम कैंची लगानी पड़ती है भी, ठीक है भाई। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दम वाले क्वेश्चन नहीं भाई कि कुछ खास और कोई बड़ी बात हो और हैवी बात पूछी आपसे, नहीं। तो काटोगे तो एक तो पहले से कट गया ना, तो हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ा कपड़ा होता है उसमें जब काटते हैं अपन तो एक बार कैंची कम लगती है हमेशा, ठीक है, जितनी बार काटते हैं अपन उससे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसको नोटिस करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लैंग्वेज अच्छी है ना, तो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं। देखो, कागज़ के एवं पत्र को, देखो कागज़ के पत्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, इनको आधे टप कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ऐसे 10 बार काटने पर कितने होंगे? तो देखो ये बोला कागज़ के एवं, इसमें क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज नहीं है, इसको रहने दो, इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आधी लैंग्वेज दी है और एवं करके दिया था, वहाँ संख्या देनी चाहिए थी। देखो तो उन्होंने संख्या नहीं दी है, दोनों संख्या होती तब क्वेश्चन होता हो। चलो देखो आप, तो इस क्वेश्चन को देखो गौर से। एक 25 फुट 6 इंच लंबे लकड़ी के टुकड़े को काटकर 3 बराबर लंबाई के टुकड़े बनाए गए हैं, एक टप कपड़ा कितना लंबा होगा? तो ये लाइन जो उसकी होगी देखो आपके सामने, तो 3 टुकड़े बना रहे भाई, कितने बना रहे बताओ? 3 टुकड़े बना रहे, ठीक है। तो 25 फुट 6 इंच है, कितना बताओ? 25 फुट 6 इंच है और 3 टुकड़े बनाने बराबर के 3 टुकड़े करने हैं, मतलब आपको 3 भाग करने हैं। तो पहले तो एक काम करो कि आपको देखो ये टुकड़े तभी संभव है जब आपको पता होगा 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो बताइए 1 फुट में कितने इंच होते हैं भाई? कितने इंच होते हैं भाई? 12। तो एक काम करो, आप 12 को इधर घुमा दो और इधर 24 फुट कर दो, है ना। कितना हो जाएगा बताओ? 24। तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ 24 फुट कर दिया अपन ने और 1 फुट इधर दे दो आप, 1 फुट इधर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 6 इंच तो पहले से ही था, है ना। तो 12 इंच कितना होगा? 18 इंच हो गया। तो ये हो गया आपका 18 इंच। अब दोनों में किसका भाग लगा दो? इसमें भी 3 का लगा दो और इसमें भी किसका लगा दो? 3 का, ठीक है। तो 3 टुकड़े करने, है ना, तो 3 टुकड़े हो जाएंगे आपका 8 या 24, तो ये तो 8 फुट हो गया और 6 18 6 इंच। तो आप कह सकते हैं 3 टुकड़े जब करोगे तो 8 फुट 6 इंच के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बात क्यों पूछी आपसे पता है? इसलिए पूछी कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फुट इंच के बारे में, मीटर किलोमीटर के बारे में, आना ये छोटी मोटी जो नॉलेज होती है ये होना चाहिए, और ये होगी तभी टुकड़े कर पाते हो आप। घरेलू काम है ये, समझो आप, ये जो क्वेश्चन है ना घरेलू काम आने वाली चीज़ें, घर में काम आने वाली चीज़ें, तो घर में भी ऐसे क्वेश्चन काम आते हैं देखो आप, है ना। जब कोई भी काम करते हैं, आप कोई कपड़ा काटते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी भी, है ना। तो गौर से देखना, क्वेश्चन बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो। एक टोकरी है ना, में सेबों की संख्या है वह, एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो आधी कब भरी होगी? तो देखो लैंग्वेज कितनी प्यारी क्वेश्चन की, यानी क्या बोला? एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। प्रत्येक मिनट में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो आपसे बोला है कि यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भरती हो, टोकरी को भरने में 1 घंटे में पूरी भर जाती है और 1 मिनट में डबल हो जाती है, तो आधी कब भरी होगी? तो बताओ आधी कब भरी होगी भाई? कोई बता सकता है भाई? आधी टोकरी कितने मिनट में भरी होगी इनमें से?
सोच के बताओ, बता सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं, एक आध जना बता सकता है। आधी टोकरी कितने मिनट में भरेगी? हाँ, 59 मिनट में। अब 59 मिनट में क्यों बताता हूँ, देखो सुनो। मान लीजिए कि 59 मिनट में आधी भरगी होगी, मान लो, ये मान रहे हैं अपन। 59 मिनट क्या भरगी? आधी। और उसने क्लियर बोला, देखो प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। प्रत्येक मिनट में क्या हो जाती है बताओ? 2 गुनी हो जाती है। हर मिनट में 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब ये समझो कि आधी भर गई है। अब जैसे ही 1 मिनट और आएगा, है ना, तो ये पूरी भर जाएगी। आधी भरी है तो पूरी भर जाएगी। अगला मिनट आते हैं, ये तो बोला 1 मिनट में 2 गुनी भर जाती है, तो आधी की पूरी भरेगी कि नहीं भरेगी बताओ? तो पूरी कितने 1 मिनट में भर जाएगी, तो आधी कितने में भरेगी? 59 मिनट में, है ना। आपको क्लियर बोला ना, देखो 1 घंटे में पूरी भरती है तो 59 मिनट में आधी भरी होगी, तो अगला मिनट में आ जाएगा। बातें मत करे भाई, है ना। तो 1 मिनट में पूरी भर जाएगी आपके सामने। तो 1 मिनट जैसे अपन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60 मिनट। और 1 घंटे में पूरी भर जाएगी। 1 घंटे में क्या हो जाएगा बताओ? पूरी भरेगी। बिल्कुल सिंपल है। तो 59 मिनट में आधी भरी होगी और 1 घंटे में पूरी भर जाएगी। मतलब ये समझ लो आपका आधी भरी थी 59 मिनट में। कितने मिनट में भरी थी? हाँ, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, दिमागी क्वेश्चन था। तो 59 मिनट में आधी भरी होगी, तब आधी की पूरी भरेगी 1 मिनट में। तो 1 घंटे में पूरी भरती, उसने क्लियर कहा है। तो आंसर हो गया आपका 59 मिनट। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये दिमाग के ऊपर था, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं और कर सकते हैं आप। देखो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। हाँ ना, क्वेश्चन में क्या बोला? एक बस पुरुष के समान आधी संख्या महिला सवारियों के साथ शहर ए को छोड़कर जाती है। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है? एक बस पुरुष के समान आधी संख्या महिला सवारियों के साथ शहर ए को छोड़कर जाती है। अगले शहर बी में 10 पुरुष उतरते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती हैं। 10 पुरुष तो उतरते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती। इस समय पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो शुरू में कितनी सवारी बस में थी? ठीक है, शुरू में बस में कितनी सवारी थी, ये आपसे पूछा है। देखो सुनो, पहले तो क्या बोला? एक बस पुरुष के समान आधी संख्या महिला सवारियों के साथ शहर ए को छोड़कर जाती है। तो एक बस पुरुष के समान आधी संख्या, इस लाइन से क्या समझा? पुरुष के समान आधी संख्या महिला सवारियों के साथ शहर ए को छोड़कर जाती है। ठीक है, पुरुष के समान आधी संख्या, क्या बोलोगे? पहले पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी थी? पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी थी? देखो यहाँ देख लो, अगले शहर बी में 10 पुरुष उतरते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती है। 10 पुरुष तो उतरते हैं और कितनी महिलाएं चढ़ती है? 5। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो 10 पुरुष तो चढ़े और 5 महिलाएं उतर गए, है ना। तो जैसे देखो 10 पुरुष तो अपन का चढ़ना हुआ, ये 10 पुरुष तो चढ़ गए, है ना, उतर रहे हैं, और 5 महिलाएं क्या हो रही है? चढ़ रही है। मतलब ये 5 का ही परिवर्तन है। संख्या में कितने का परिवर्तन है? 5 का। भाई 10 पुरुष तो उतर रहे हैं और 5 महिलाएं चढ़ रही, तो कमी कितने की आ रही है बताओ? 5 की। मतलब 5 का उतरना हो रहा है ना। तो बोलो शुरू में कितनी सवारी बस में थी। अब देखो, मान ली सपोज भी करें, देखो संख्या तो क्या है कि ये बोला इस समय पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। जब ये ऐसा परिवर्तन हुआ ना, तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या समान है, ऐसा आपसे बोला है। तो मान लो देखो कम ज़्यादा लेना पड़ेगा, 10 और 5। देखो ये उतर रहे हैं ना, तो दोनों में जो अंतर है, 10 पुरुष उतर रहे हैं और 5 महिलाएं चढ़ रही है, तो इसमें दोनों में 5 का अंतर लेते हैं अपन। दोनों में कितने का अंतर लेते हैं बताओ? 5 का अंतर लेंगे, जब भी तो संख्या बराबर करेंगे। तो दोनों में 5 का अंतर लेते हैं। जैसे 45 की बात करें, जैसे मैं 25 पुरुष लेता हूँ, कितने पुरुष ले लूँ? ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग से मानना पड़ता है। और मैंने 20 महिलाएं मान ली ए स्टॉप पे। ठीक है, 25 तो पुरुष मान लिए और 20 क्या महिलाएं मान ली। मैंने मान ली, अपनी मर्जी से मानिए। आप दूसरे में 10 पुरुष उतर गए। कितने पुरुष उतर गए? 10। देखो 10 पुरुष तो उतर गए, है ना। अब 10 पुरुष उतरते कितने पुरुष बच गए? है ना, 15 पुरुष बच गए। जैसे 20 स्टॉप पे 10 पुरुष उतरे तो कितने बच गए बताओ? 15 पुरुष। और 5 महिलाएं चढ़ गई। देखो कितनी महिलाएं चढ़ गई? 5। अब 5 महिलाएं जैसे चढ़ी तो कितने हो गए बताओ? 25 हो गए, है ना। अब देखो 25 हो गई ना, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या वापस 25 हो गई। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है बताओ? आपसे ये बोल रहा है कि संख्याएं बराबर होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए बताओ? बराबर होना चाहिए। देखो तो इस समय पुरुष और महिलाओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है? नहीं है। तो संख्या अपनी मर्जी की कुछ और सोचनी पड़ेगी भैया को।
ताकि ये संख्या बराबर आ जाए। तो ये देखो जब तक सोचना है आपको, जब तक ये संख्या बराबर नहीं आ जाए यहाँ पर। अब जैसे ही बराबर आएगी तो यहाँ जो दोनों संख्या आएगी उन दोनों को जोड़ के आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर आ रही थी ना 20 और 25 कितना हो जाता, 45 हो जाता, तो ये जवाब दे देते अपन अगर यहाँ बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ बराबर नहीं हो। तो इस प्रकार से आपका अपना दिमाग लगा के ये संख्या ही सोचनी है। संख्या कुछ भी हो सकती है अपनी मर्जी से, ऐसे देखो हजारों संख्याएँ होती है। तो ये दिमागी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग में आपको ये सोचना है, दो संख्या कोई सी भी सोचो ऐसी जिनको ऐसा करने पर यहाँ संख्याएँ दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये आप सोचेंगे खुद। ठीक है ना भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल और कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको गौर से देखो आप। देखिए एक बच्चे के पास 45 सनकों वाला गिलास है। सन को कह सकते हैं, मन को कह सकते हैं, मनक को कह सकते हैं, मन का ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन के मतलब गोल गोल कोई भी चीज़ हो सकती है। एक बच्चे के पास 45 मनकों वाला गिलास है, उनमें 23 मनके है ना निकाले और 19 वापस रखे, ऐसे कह सकते हैं। निकाले और 19 वापस गिलास में डाल दिए। फिर उसने 27 मनके निकाले, कितने निकाले, 27 निकाले और 19 वापस रख दिए, गिलास में डाल दिए। फिर उसके गिलास से बाहर कितने मनके। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो गौर से देखो, एक बच्चे के पास 45 मनकों वाला गिलास था, 45 थे शुरुआत में 45 थे, और उसने पहली कंडीशन में क्या किया बताओ। देखो 23 मनके निकाले और 19 वापस रख दिए, तो कितने निकले बताओ पहली कंडीशन में। बस 23 तो निकाले और 19 वापस रख दिए, तो कितने निकले, 4 ही निकले सिर्फ। तो 4 निकले और पहले कितने थे, 45। तो पहली कंडीशन में कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। कितने कम हो गए बताओ, 4 कम हो गए। अब आपको साथ में लिखना है, देखो क्लियर रखनी है बात, तो कितने बाहर गए कितने अंदर आए, हाँ ये बात रखनी है आपको क्लियर। देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने को तो 4 है ना। देखो 45 मनकों वाला गिलास था, उसमें 23 निकाले और 19 वापस गिलास में डाल दी। 23 निकाले और 19 वापस क्या डाल दे बताओ, गिलास में। ठीक है भाई, तो बताओ गिलास में कितने रह गए आपके, हाँ 41 रह गए। अब बार तो आपको पता चल ही जाएगा, बार कितने बाद में घटा देंगे। चलो दूसरे कंडीशन, फिर उसने 27 मनके निकाले और 19 वापस गिलास में डाल दी। तो बताओ इस बार कितने निकले, 8 निकले। कितने निकले बताओ, 8। तो सेकंड कंडीशन में 8 और निकाल दो आप। तो 8 और निकाले तो कितने बच गए आपके, बोलो। जैसे 8 और निकालो कितना बच जाएगा, 33। कितना बच जाएगा, 33। तो गिलास में 33 बच गए मनके। गिलास में कितने बच गए, अंदर गिलास के अंदर 33 मनके हैं, और गिलास के अंदर 33 मनके हैं। तो बताओ बाहर कितने मनके हैं, गिलास के अंदर 33 है, तो बाहर कितने हैं बताओ। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो 45 थे टोटल, तो 7 और 5 कितना होगा, 12 है ना। तो 12 बाहर हो जाएंगे, बाहर कितने होंगे, 12। ठीक है भाई, तो ये है, इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, लेकिन इस प्रकार से पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप। तो जितने अंदर है उतने बाहर है, 33 अंदर है और 12 बाहर है, क्योंकि इतने तो अंदर रहे अपन ने जब कैलकुलेशन करी आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ आपका। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो सुनो। राम के पास 52 गोलियां हैं। राम के पास कितनी गोलियां हैं, गौर से देखो। तो राम के पास 52 गोलियां हैं। यदि जन्नी के पास 9 गोलियां हैं होती, तो उसके बाद राम की गोलियों की आधी होती। जन्नी भी लड़की का नाम है और राम एक लड़का है, उसके पास राम की गोलियों की आधी होती। तो ये बताइए कि जन्नी के पास अब कितनी गोलियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनाता हूँ मैं। देखो राम के पास तो 52 गोलियां हैं, कंचे ले सकते हो, गोलियां जो भी है। क्या बोला, जन्नी के पास 9 गोलियां और होती, तो उसके पास राम की गोलियों की आधी होती। राम की गोलियों क्या होती, आधी होती। अब बताओ राम की गोलियों की आधी कितनी पहले थे बताओ। तो राम है और राम के पास 52 गोलियां हैं, और 52 का आधा कितना होता है आप जानते, 26। कितना होता, 26। तो अब उसने क्लियर बोला, देखो राम की आधी हो गई। उसने बोला जन्नी के पास 9 गोलियां और होती। कितनी और होती, 9। तो राम की गोलियों की आधी होती। तो मान लीजिए जन्नी के पास, जन्नी की अगर बात करें तो जन्नी के पास 17 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी, 17 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी, अगर 17 गोलियां थी, अगर इसके पास 9 गोलियां और होती, तो बताओ 26 होती कि नहीं होती। सोच के देखो थोड़ी देर के लिए। अगर जन्नी के पास 17 गोलियां हैं और 9 गोलियां और हो जाए तो 26 हो जाए कि नहीं हो जाए। और राम की गोलियों की आधी हो जाए कि नहीं हो जाए,
तो राम की गोली का आधी तो होगी। राम के पास कितनी गोलियां बताओ? 52। अब 52 का आधा कितना होता है? 26। अगर इसके पास मान लीजिए 17 गोलियां हैं, कितनी गोलियां हैं? 17 में 9 जोड़ दो तो राम की गोली की आधी हो जाती है। यही तो बोला जन्नी के पास कितनी गोलियां हैं, अगर उसमें 9 जोड़ दो तो राम की गोली की आधी हो जाती है। तो बताइए जन्नी के पास टोटल 17 गोलियां हैं, कितनी गोलियां बताओ? ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके पास जो गोलियां हैं, एक संख्या है, वो कितनी है बताओ? 17 है, मतलब 17 गोलियां हैं। कितनी गोलियां बताओ? है इजी क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और इजीली अप्रोच किया है। अब आता है और ज़्यादा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कभी व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ा होगा आपने और कई एग्जाम में आया है, ये कभी दिमाग को पूछ चेक करने के लिए करता है ऐसा। तो क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन देखो, कितनी बतखें कम से कम फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बतख के आगे 2 बतख, एक बतख के आगे 2 बतखें हैं और एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं, एक बतख के आगे 2 बतखें हैं, एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं और 2 बतख के बीच में 1 बतख है ना? कितनी बतखें फॉर्मेशन बना के तैर सकती है? फॉर्मेशन बना के तैरने का मतलब जानते हो आप? जैसे ये नदी है, इसमें फॉर्मेशन बनाने का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस लाइन से। बतखों को देखा वो पानी में एक साथ तैरती है इस प्रकार से। तो देखो क्लियरली क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है यदि एक बतख है उसके आगे भी 2 बतख हो, एक बतख है उसके पीछे भी 2 बतख हो, और आगे बोला है और 2 बतखों के बीच में भी 1 बतख। तो कितनी बना सकती है बताओ? 3। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए 3 बतख है, ये मैंने मान ली 3 बतख, मान ली 3 बतख। अब तीनों बतख बांधने के बाद देखो, इस बतख के आगे 2 बतख, इस बतख के पीछे 2 बतख और ये जो बतख है ये 2 बतखों के बीच में। तो तीनों कंडीशन हो रही कि नहीं अप्लाई? जब तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही तो आंसर कितना आ गया आपका? 3। तो बताओ बतखों की संख्या कितनी होगी? हो गई ना 3। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग को चेक करने के लिए। ऐसे बतखों की संख्या हो जाएगी 3 आपकी। कितनी बतख तैर रही है बताओ? फॉर्मेशन बनाकर 3 बतख तैर सकती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें। तो आंसर आ गया आपका 3। कितना आंसर हो गया आपका? 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है, 2 बार तो राजस्थान पुलिस में आ गया है और हर बार के कई एग्जाम में बार रिपोर्ट है। एक बार पीटीटी में भी आया था राजस्थान में, है ना? तो पीटीटी में पूछा और 2-3 बार रेलवे पूछ चुका, मतलब 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है, समझो आप, ऐसा कह सकते हैं अपन। एक बार फर्स्ट ग्रेड भी अप्रोच किया था मध्य प्रदेश वाला, एमपी वाला फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। तो ये समझो कि संख्या बदलती रहती है, 30 की जगह 20, 18, 25 ऐसा होते रहता है, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है। तो एमपी वाले फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद है। एक क्लब में कितने सदस्य मौजूद है? हाँ, 30 सदस्य मौजूद है। हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है। एक क्लब है, मान लो कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पर 30 सदस्य हैं, है ना? अब हर सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाता है। क्या मिलाता है? हाथ मिलाता है। हर सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ऐसे बोला। तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए? कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए, ऐसा आपसे बोला गया। हाथ कितनी बार मिले? जैसे आप जैसे 30 हाथ सदस्य हैं, अब पहला सदस्य पहले 29 से हाथ मिलाएगा, दूसरा भी बाकी 29 से मिलाएगा, मिलाएगा नहीं मिलाएगा? हाथ तो मिला नहीं। तो ऐसे पार्टी में कुल कितनी बार हैंड शेक हुआ, मतलब कितनी बार हाथ मिला? तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसका प्रॉपर सूत्र होता है भी, है ना? सदस्यों की संख्या होती है, ये होता है n-1/2, इसका प्रॉपर सूत्र है। इससे आप कितनी बार हाथ मिला वो निकाल सकते हैं, ठीक है? जहाँ n सदस्यों की संख्या होती है वो 30 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 35 आ जाए, 40 आ जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। n की वैल्यू पुट करो जो भी दे रखी है और आंसर निकालो, ये जस्ट वेरिएंट बात है। तो सदस्य कितने दे रखे हैं आपको? 30। तो सदस्य की जगह आप 30, मतलब n की जगह 30 रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 30 - 1 और बटा हो जाएगा आपका 2, ठीक है? तो 2 से काटो, आना कितना आ जाएगा बताओ? आना 15 बार, और ये 15 और ये 29। अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको, सुनना गौर से, है ना? तो ये हो जाएगा 29। अब 15 का पढ़ा बोलो, 15 नाम में कितना होता है? 135। हासिल कितना हो गया आपका? 13। 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है? 43। कितना होता है? 43। ये आ गया 435। तो टोटल हाथ कितनी बार मिलेगा भैया? 435 बार हाथ मिलेगा। कितनी बार हाथ मिलेगा? 435 बार हाथ मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से एग्जाम में आया बेटा, 2 तरीके से पूछा, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, यह तो आपसे पूछे कितनी बार हाथ मिलेगा,
या तो आपसे क्या पूछे कितनी बार हाथ मिलेगा। इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछता है कई बार, वो भी बताता हूँ आपको रिवर्स कैसे पूछता है। पता है आपसे बोले कि एक क्लब में कितने सदस्य होंगे यदि 435 बार हाथ मिलता है ना, उल्टा पूछ सकता है 435 बार हाथ मिलता है, तो भैया लगाना तो यही है, लिखना यही है। अब करना क्या है देखो सुन, आपको फिर ये करना है, आपको लिखना है 435 यह हाथ मिलने की संख्या है, और आपको इसके बराबर करना है n-1/2। क्वेश्चन से आंसर आए तो आंसर से वापस क्वेश्चन भी आना चाहिए, तो उल्टा भी पूछ सकता है भैया, अगर कितनी बार हाथ मिला वो दे दे, तो फिर सदस्यों की संख्या भी पूछ ले आपसे। दो तरीके से है, 1520 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और कोई बोलता है कौन से टॉपिक से आया सर, कौन टॉपिक से मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप है। बाहर कितने एग्जाम हो चुके हैं, पीटीटी जैसे एग्जाम पूछ चुका देख लो आप, है ना, तो ये समझो कई एग्जाम पूछ चुके डायरेक्ट ही पॉसिबल है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, और कोई यूँ भी नहीं कह सकता कि भाई ये सिलेबस अकॉर्डेंस नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट जो होते हैं ना वो सिलेबस अकॉर्डेंस होते हैं, जहाँ रीजनिंग मैथ सिलेबस में होती है, कोई कह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो आप इसको 2 को इधर गुणा करना पड़ेगा आपको, ये 0 हासिल 1 हो जाएगा 7 और 4 दूनी 8। अब इधर n को n से गुणा करोगे n² है ना -n, ये हो जाएगा। अभी एक समीकरण जनरेट होगी, इसके बाद ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा भाई, ऑप्शन से। अब आपसे पूछा सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप मान लीजिए सपोज करो पहले ऑप्शन में 30 दे रखा सदस्य, तो आपको n का मान 30 रखना पड़ेगा। 30 रखने पर 870 आना चाहिए। द्विघात समीकरण सोल्व नहीं करनी, आपको इतना टाइम नहीं होता द्विघात समीकरण सोल्व करना पेपर। मान लीजिए मैं 30 मान लेता हूँ, तो आप कह सकते हैं 30 का स्क्वायर -30, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है बेटा, तो 900 माइनस जो 30 होगा वापस वो 870 आएगा, देख लो आएगा। तो मतलब उस क्लब में सदस्यों की संख्या 30 होगी। तो भैया ये क्वेश्चन दोनों साइड से पूछ सकता है, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में है वो दोनों साइड से आ सकता है। या तो कितनी बार हाथ मिलेगा ये पूछेगा जैसे मैंने पूछा है, इसके लिए तो आप ये याद रखना ही पड़ेगा, आपको लिख लेना भले n-1/2 बार हाथ मिलता है हमेशा। कितनी बार हाथ मिलता है, n-1/2 बार हाथ मिलता है, ये तो हाथ मिलाने की संख्या है। और कई बार सदस्य पूछ ले तो फिर इसके बराबर करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में इतना टाइम अपन ने इसलिए दिया कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आया है और बार बार आया है, कम से कम 15 से ज़्यादा बार आ चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी ज़बरदस्त रही है, और जिनमें रीजनिंग मैथ कुछ भी दोनों में कोई भी सिलेबस हो उसके अंदर आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको याद रखने वाली बात ये भी है, इसको याद रखना है आपको, n-1/2 इतनी बार हाथ मिलेगा आपको, जिसमें n का मान कुछ भी रखो, 40 सदस्य बोले, 45 बोले, 50 बोले, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो स्क्रीन पे, देखो क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका, यदि राम के पास रवि से, ये रवि है, यदि राम के पास रवि से 1/3 राशि ज़्यादा हो और रवि के पास राम से 4 रुपये कम है ना, 4 रुपये कम हो तो राम के पास कितने रुपए हैं, है ना, कॉमन सेंस क्वेश्चन, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो मैं राम लिख देता हूँ, ये लिख दिया भैया राम, फिर मैंने लिख दिया रवि। देखना अब क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ो, यदि राम के पास रवि से 1/3 राशि ज़्यादा है, राम के पास रवि से 1/3 राशि ज़्यादा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपके सामने, 1/3 राशि क्या है, ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि इसको तो रवि को x मान लो, कितना मान लो, मान लो x, तो भाई किसी को मानना ही पड़ेगा। यदि राम के पास रवि से 1/3 राशि ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 1/3, तो 1/3 राशि ज़्यादा है, मतलब इसके पास x तो होगी सही, और उससे भी 1/3 ज़्यादा है, तो मतलब x/3 और जोड़ दो इसमें, क्योंकि इसी का तो x/3 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है इसके पास। तो इसके पास कितने रुपए हैं वो अपन कर सकते हैं, देखो 3 को 3x और x कितना हुआ, 4x, तो इसके पास 4x/3 है, और इसके पास कितना है, x है। ठीक है, क्योंकि इसके पास 1/3 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे क्या बोला, और रवि के पास राम से 4 रुपये कम है, रवि के पास राम से क्या 4 रुपये कम है। कम का बोलो, अधिक बोलो या अंतर बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है भैया, कम बोलो, अधिक बोलो या अंतर बोलो, पूरे गणित में इनका मतलब एक ही होता है। मतलब इन दोनों के पैसों का जो अंतर है वो 4 रुपये है। इन दोनों के पैसों का अंतर कितना बताओ, 4 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 4x/3 - x बराबर 4 रुपये। ये लो, अब यहाँ से x का मान निकाल दो, राम के पास कितने रुपए हैं, तो राम के पास 4x/3 है, वो निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो चलो लस ले लीजिए आप 3, और 3 को इधर गुणा कर दो, तो 4x - 3x बराबर 4 रुपये। ये 3 को इधर घुमा दो,
4x में 3 के x, तो x बराबर आ गया भैया 12 रुपये, x बराबर 12 रुपये। लेकिन भैया राम के नहीं आए, रवि के आए। रवि का x माना था अपन ने, तो रवि के 12 रुपये आए। तो बताओ राम के कितने होंगे? राम के ज़्यादा होंगे, कितने होंगे बताओ? 4/3 x है। तो आप क्या करोगे? 4/3 गुणा x का मान 12 रखो इसमें, जब आएगा तो 3 से काटो, कितनी बार कट जाएगा आपका? 4 बार, और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। तो बताओ कितने रुपये हो गए? 16 हो गए। मतलब राम के पास 16 रुपये होंगे। इसमें एक बात सिखाने के लिए क्वेश्चन कराया अपन ने, जब एग्जाम में कभी भी कम बोलो, अधिक बोलो या अंतर बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ आपके पास मेरे 100 रुपये अधिक है, मेरे पास आपसे 100 रुपये कम है, हम दोनों के पैसे में 100 रुपये का अंतर है। ये कॉमन बात है पूरे गणित के लिए। ये जो तीनों बातें मैंने बोली ना, इनका मतलब सेम ही होता है। कम बोलो, अधिक बोलो, अंतर बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होता भैया, मतलब सेम थिंग है ही। ठीक है, तो ये याद रखना, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाते हैं बड़े बंदर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बंदर वाला क्वेश्चन तो ये समझो कि पेपरों की जान है। कई बार तो बंदर बोलता है, कभी किसी और जानवर का नाम लेता है, कई बार छिपकली बोलता है ना, कुछ भी बोले, लेकिन क्वेश्चन इतना जोरदार है कर कितनी बार रिपीट हुआ है उसका तो मैंने 15 बार भूल दिया, इसका तो पता भी नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। इतनी बार एग्जाम में पॉसिबल हुआ है। तो क्वेश्चन देखो, एक बंदर 30 फीट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है। नारियल का पेड़ है 30 फीट लंबा। ये नारियल का पेड़ सीधा होता है, आप जानते टेढ़ा बेढ़ा होता ही नहीं। तो नारियल का पेड़ है, ये 30 फीट ऊंचा नारियल का पेड़ है ऐसा। इस नारियल के पेड़ की जो लंबाई है वो मैं 30 फीट ले लेता हूँ। ये 30 फीट है, ये 30 फीट ऊंचा नारियल का पेड़ है भैया। अब बंदर यहाँ पर, यहाँ ग्राउंड पे, यहाँ बंदर बैठा है नीचे। बेटा वो खुद कह रहा है कि नीचे बंदर बैठा है, 30 फीट नारियल का पेड़ है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, अब देखो सुन, हर प्रयास, ये प्रयास उधर चलेगा, हर प्रयास में, किस में बताओ? हर प्रयास में वह 3 फीट ऊपर चढ़ता है, 3 फीट ऊपर चढ़ता है और 2 फीट सरक जाता है। अब वो चढ़ना शुरू करता है, प्रयास करता है चढ़ने का। जैसे पहला प्रयास करता है 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट वापस नीचे सरकता है। ठीक है, अब ऐसे बोला आपके सामने। इस तरह से वो बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शिखर पर पहुंच जाएगा? मतलब बंदर को यहाँ पहुंचना है, यहाँ शिखर पर पहुंचना है। ठीक है, तो फिर रिपीट कर देता हूं मैं। जब वो पहला प्रयास करता है तो 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट नीचे आता है वापस। फिर अगला प्रयास करेगा, 3 फीट चढ़ेगा, 2 फीट नीचे आएगा। तो ईमानदारी से बताए, एक प्रयास में कितना फीट चढ़ रहा है? वो 1 फीट चढ़ रहा है। एक प्रयास में 1 ही फीट चढ़ रहा है, क्योंकि 3 चढ़ रहा है, 2 तो नीचे गिर रहा है वापस। सही बात है। जैसे आप 3 रोटी खा रहे हो, 2 उल्टी हो रही है, 3 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी, पेट में कितनी बच रही है? 1 रोटी बच रही है। तो वही बात हो गई। तो अपन कह सकते हैं ना आपके सामने, कह 3 फुट चढ़ रहा है, 2 फीट फिसल रहा था, 1 ही फीट चढ़ रहा है सिर्फ। कितना फीट चढ़ रहा है भाई? एक प्रयास में 1 फुट। एक प्रयास में, सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ आज मैं आपको, एक प्रयास में 1 फुट। तो बताओ 27 प्रयास में कितने फुट? इतना क्या सोचने वाली बात? 1 फुट में एक, मतलब एक प्रयास में 1 फुट, तो 27 प्रयास करेगा, 27 फुट चढ़ जाएगा। इतने तो क्या सोच रहे हो भाई? एक प्रयास में 1 फुट चढ़ जाएगा तो 27 प्रयास करेगा तो 27 फुट चढ़ना ही है। 27 बार कोशिश करेगा तो 27 फुट चढ़ना ही है। जैसे ही वो 28वां प्रयास करेगा, 28वां प्रयास, कौन सा प्रयास? 3 फुट चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा? अच्छा बताओ कि 2 फीट पिछलेगा कब? बांदरों पे, और बांदरों पकड़ लेगा भी ऊपर दीवार। अरे जो नारियल का पेड़ हो तो पूरा हो गया ना, नहीं तो कई बच्चे 30 फीट का 30 प्रयास कर देते हैं, गलत आ जाएगा 30 फीट का 30 प्रयास, क्योंकि बंदर है। जैसे ही 28वां प्रयास करेगा, 3 फुट चढ़ेगा, और 3 फुट चढ़ते हैं 30 फीट हो जाएगा बेटा। अब बताओ 2 फुट पिछलेगा क्यों? बताओ। जब हम किसी ऊपर जाके पकड़ लेंगे तो वापस जानकर सरकूंगा भाई, मजा आ रहा है भाई, बार बार सरक जाए, पहले तो फिर सरकूंगा भाई, है ऐसा होता है भाई। तो बांदरों पकड़ लोगे भाई ऊपर, जब मना की पकड़ लेगा तो बांदरों ना पकड़ोगे भाई, बांदरों तो ही खतरनाक रहे भाई, है ना। तो बताओ कितने प्रयास लगेंगे? बताओ 28 प्रयास। तो आपका आंसर और कुछ नहीं 28 होगा, 30 भी नहीं होगा। कई बच्चे जल्दबाजी में 30 पॉसिबल करते हैं, ऑप्शन में जहाँ एग्जाम आएगा 30 भी आ जाता है। ठीक है, ना तो 30 होगा, ना 29 होगा, ना 27 होगा। आंसर कितना होगा बताओ? 28 प्रयास लगेंगे, क्योंकि अगला प्रयास जैसे 28वां प्रयास करेगा तो ऊपर जाकर पकड़ ही लेगा भी, छिपकली भी पकड़ लेगी, बंदर भी पकड़ लेगा।
और इंसान होगा तो इंसान भी पकड़ लेगा, कुछ भी बोले पकड़ेगा जरूर भाई। कई बार दीवार बोलता है, कई बार नारियल का पेड़ बोलता है, कई बार मीनार बोलता है, कई बार पुल बोलता है, और कुछ भी बोले क्वेश्चन तो वही है, करने का तरीका भी यही है। और कई बार यूँ बोलता है बोलने का, जैसे मैंने 3 फीट चढ़ाया 2 फीट फिसलाया। कई बार ऐसे बोलता है, आपको पता हो तो 5 फीट चढ़ता है 3 फीट फिसलता है, तो एक प्रयास में 2 फीट चढ़ रहा है फिर। तो ये अंतर याद रखना, एक प्रयास में कितना चढ़ रहा है, वो कैलकुलेशन करके जवाब देना है। ये तो याद मत लेना, कई बच्चे के आंसर याद कर लेते हैं, तो आंसर याद नहीं करना है आपको, ये बात याद रखिए, क्योंकि वहाँ संख्या बदल जाती है बेटा। कई बार वो 5 फीट चढ़ेगा 3 फीट पिछलेगा, तो एक बार में 2 फीट भी तो चढ़ सकता है वो, यहाँ तो 1 ही फीट चढ़ रहा है वो। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर याद नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन की जो कंफर्मेशन है वो भी काफ़ी फास्ट है एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा पूछता है बेस को भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, और अच्छा क्वेश्चन है, भी गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, किसी संख्या का 1/2 उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है। किसी संख्या का 1/3 उस संख्या के 1/2 से 1/3 से 17 अधिक है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो माना वह संख्या x है। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, गणित में कॉमन बात है कि अधिक बोलो या कम बोलो या अंतर बोलो, इनका मतलब एक ही होता है। पूरी गणित पढ़ लेना भले आप मेरे से, यूँ समझ लेना, पूरी रीजनिंग पढ़ लेना। एक ही बात बोलता हूँ मैं, कई बातें ऐसी बोलता हूँ जो पूरी रीजनिंग और मैथ में कॉमन होती है बेटा। तो अंतर बोलो, कम बोलो, अधिक बोलो, इनका मतलब एक ही होता है। तो ये बोला आपसे किसी संख्या का 1/2, और जब भी पूरी गणित में पूरी रीजनिंग में किसी संख्या को मानना हो, उस संख्या को आप x मानिएगा। माना वह संख्या x है, अभी मत बोल सर x क्यों मानेगा, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो मानो p मानो, q मानो, r मानो, आंसर थोड़ी बदलेगा। लेकिन बचपन से जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को मानो ना यार, और जो अच्छा लगता है उसको अच्छा लगने दो। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या बताओ x। तो ये बोला x का 1/2 और ये उस संख्या का 1/3, और इन दोनों में जो अंतर है ना बेटा, वो कितने का बताओ, 17 का अंतर है। तो वह संख्या पूछी, मतलब x का मान पूछा है, आ जाएगा आंसर। अब ला से ले लो फटाफट इनको। तो 2 और 3 को गुणा किया कितना है 6, 2 का भाग 6 में दो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करो 3x। ये बचपन में सीखा होगा थोड़ा बहुत आपने, ठीक है। और 3 का भाग 6 में दो कितनी बार, 2 बार, और 2 को 1 से गुणा कितना है 2x। ये सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट है, भी एक्स्ट्रा क्लास में संडे में इसलिए लेते हैं। देखो ये 6 इधर जाके 17 से गुणा हो जाएगा, और 3x से 2x घट जाएगा। तो 3x में 2x घटा कितना पता है x, और 17 चंग कितना होता है 102, 17 पंजे 85, और 17 चंग 102। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 102, मतलब वह संख्या 102 है। तो इससे फिर वो बात सीखने को मिली, कम बोलो, अधिक बोलो, अंतर बोलो, उन तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब तीनों का मतलब अपन एक ही लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो अपन आसानी से कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद और आगे देख लेते हैं अपन, और पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, तो गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पढ़ो क्वेश्चन की क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, गौर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 से अगली संख्या 10 लिखी जाए, 7 से अगली संख्या कितनी लिखी जाए 10, प्लस 7 से अगली संख्या 10 प्लस 7 के बाद डायरेक्ट 10 लिखो, हाँ लिखी जाए, तो इस प्रणाली में 100 का मान होगा। क्या बोला बताओ, 7 से अगली संख्या 10 लिखी जाए, प्लस 7 का मतलब क्या लिखना है 10। तो क्या बोला, तो इस प्रणाली में 100 का मान होगा, मतलब 100 को क्या लिखेंगे बताइए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, और से देखो। यदि 7 से अगली संख्या क्या लिखी जाए 10 लिख लें, 7 से अगली संख्या क्या लिख लें पर 10 लिख लें, आपसे बोला आपके सामने, तो इस प्रणाली में 100 का मान क्या हो, वही देखो कह सकते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन करने का तरीका देखिए आप, तो 100 का मान कर दीजिए जैसे 7 बराबर 10, 7 बराबर 10, ठीक है। अब मुझे देखो चाहिए प्रैक्टिकली अप्रोच है कि यहाँ पर जो संख्या है ना वो स्क्वायर टर्म है। कौन सी टर्म है, और ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि अगर मैं गुणा वाली टर्म लेता हूँ, कौन सी लेता हूँ गुणा वाली, तो क्या करूँगा, जैसे किसी ने कहा एक काम करो सर का 100 करना है अपन को, क्या करना है बताओ 100, तो 10 से दोनों साइड गुणा कर दो, क्या कर दो बताओ 10 से दोनों साइड गुणा, तो 10 से दोनों साइड गुणा करने भी ये 100 तो आ जाएगा, वो 70 आ जाएगा। क्या 70 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो नहीं है भी गुणा करने पर, मतलब अगर ये तो नहीं है तो फिर आप स्क्वायर करें, एक प्रणाली में स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, तो ये तो है ऑप्शन में, नोटिस करो। आंसर कितना हो जाएगा आपका
49, बिल्कुल सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 और एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। ये लास्ट क्वेश्चन है, गौर से देख। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोटिस कीजिए आप। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में 47 का अंतर है। देखो क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 18, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में 47 का अंतर है। कितने का अंतर है बताओ? 47 का। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में 47 का अंतर है, तो आपसे पूछा वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बताओ? वह संख्या है, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, दोनों संख्या ऑप्शन में दे रखी और वर्गों में 47 का अंतर होना चाहिए। वर्गों में कितने का अंतर होना चाहिए? इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऑप्शन से, और दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे? दो क्रमागत संख्या लेनी पड़ेगी आपको। क्रमागत संख्या कैसे? एक तो आपको x लेनी पड़ेगी और एक लेनी पड़ेगी x + 1, और उनके वर्गों का अंतर 47। जैसे एक तो ये लेना पड़ेगा x का स्क्वायर और एक लेना पड़ेगा x + 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना करना पड़ेगा आपको? 47। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो अंतर होगा तो वो x की वैल्यू आएगी आपको। इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। तो पहले तरीका देखिए, मैंने लिखा x², ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। अभी एलजेब्रा खोलना पड़ेगा आपको। तो बताओ क्या खोल सकते हैं? प्रैक्टिकली अप्रोच है। अब बड़ी संख्या को देखो, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। तो पहले तो देखो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो ये बड़ी वाली को पहले लिखना। हमेशा जब भी लिखो ना तो बड़ी वाले को पहले लिखो ना, तो आपको दिक्कत ये आएगी कि भाई सर आपने माइनस में कर दिया इसको, तो मैं बड़ी वाली को पहले लिख देता हूँ। देखो ये x + 1 को पहले लिखो, क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटती है हमेशा। ये देखो, अब बड़ी वाली में छोटी वाली घटो, उसे अंतर बोलते हैं, है ना। आप करो आप स्क्वायर, x² 2ab का मतलब 2x + 1 - x² और बराबर कितना होगा? 47। अभी x² से x² कट ही जाएगा, ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 46 और x बराबर होगा आपका 23। तो x का मान 23 हो जाएगा। और दोनों संख्या क्या क्या मानी थी मैंने? एक तो x मानी थी और x क्या माना था मैंने? x + 1 माना था। तो x का मान कितना है? 23। तो एक संख्या तो 23 आ जाएगी और एक ज़्यादा आएगी क्या कि 24। तो आंसर क्या होगा आपका? 23 और 24। एक तरीका तो ये भी है, जिसके ये तरीका समझ में नहीं आता, दूसरा बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन से करो। कहाँ से करो? ऑप्शन से कैसे करते हैं? दो क्रमागत संख्या को वर्गों का अंतर 47 होना चाहिए। तो मतलब इनके वर्गों का अंतर 47 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, ऐसे करते जाओ। इसके लिए आपको 30 तक वर्ग संख्या तो आनी चाहिए कम से कम। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। जब इनका अंतर करोगे तो 49 आएगा बेटा। इनका अंतर करोगे कितना आ जाएगा? क्या 49 चाहिए आपको? नहीं चाहिए, गलत हो गया नहीं। तो अब ऐसा गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन चेक करोगे? बी। ये ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूँ भैया। तो बी चेक करोगे तो क्या करोगे? 24 का स्क्वायर - 23 का स्क्वायर। बता 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है भाई? 576, और 23 का 529। जब इनमें अंतर करोगे तो वही आएगा 47 जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है ऑप्शन से करना। आज इस ऑप्शन से आंसर आ गया तो बताओ क्या आगे वाले ऑप्शन भी चेक करोगे? फिर इतना टाइम होता है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके बता दिए मैंने आपके सामने, है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं अपन। तो ये थे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिली है आपको, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलती है देखो आपको। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है जो मैथ के क्वेश्चन इस पार से अपने लिए। धन्यवाद।